दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में पधारे और उनके मंच पर कुलदीप बिश्नोई जी ने उनकी बहुत ही दबा के जम के तारीफ की, इतनी तारीफ की। अगर वो वीडियो आप भी देखेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में। जिस मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ, उसकी तुलना उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों से कर दी जो 12-12, 14-14 साल तक हरियाणा पे जिन्होंने राज किया। और कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने वीडियो में ये बोला कि अब तक हरियाणा में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं वो खाली बात करने वाले थे, काम करने वाले मुख्यमंत्री तो केवल नायब सिंह सैनी है। और उन्होंने इतना काम किया है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटे को बेरोजगार बना दिया। तो इस बात को लेके मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने चौधरी भजनलाल कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीति में स्ट्राइक रेट था चुनाव जीतने का, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सारी बताई थी। तो इस बात को लेके, इस वीडियो को लेके जो चौधरी भजनलाल के समर्थक हैं उनके बड़े तीखे रिएक्शन आए कमेंट्स के माध्यम से। एक भाई ने कमेंट किया कि आपने 1982 में जो चौधरी भजनलाल को 35 सीट मिली, 1987 में 5 सीट मिली और 1996 के चुनाव में चौधरी भजनलाल को 9 सीटें मिली थी जब उनकी सरकार रही। बात को गौर से सुनना, जब उन्होंने 3 बार सरकार अपनी चलाई हरियाणा में, उसके बाद जो चुनाव हुए उसकी मैंने बात की थी। चौधरी भजनलाल सबसे पहले 1979 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 1982 का जब चुनाव हुआ तो 1982 के चुनाव में उनको 35 सीटें मिली। उसके बाद वो 1982 से 1986 तक मुख्यमंत्री रहे। 1987 के चुनाव में फिर 5 सीटें कांग्रेस को मिली। फिर वो 1991 से 1996 तक जब मुख्यमंत्री रहे तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली। तो मैंने उस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि वो जब गवर्नमेंट चलाते थे और उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा होता था तो कभी भी अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाते थे तथा उनका जो परफॉर्मेंस था वो बड़ा ही खराब रहता था। तो एक भाई ने कमेंट किया कि आपने 1982, 1987 और 1996 तो बता दिया, लेकिन आपने 2004 नहीं बताया जिसमें चौधरी भजनलाल ने 67 सीटें जीती थी। तो मैं आपकी बात का आज के वीडियो में जवाब दूंगा और बड़ा ही तसल्ली पूर्वक जवाब दूंगा। भाई वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। और जो भाई आज ही अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा एक भाई ने यह भी कमेंट किया था कि आपका भूपेंद्र हुड्डा रोहतक से बाहर आज तक चुनाव नहीं जीत पाया। एक बार सोनीपत गया था, वहां से हार गया लोकसभा का चुनाव। और हमारा भजनलाल 3 लोकसभा से सांसद रहा, करनाल से, हिसार से, फरीदाबाद से। तो उस भाई की बात का भी मैं जवाब अभी देता हूँ। पहली बात तो ना भूपेंद्र हुड्डा मेरा है ना भजनलाल आपका है, दोनों ही सबके हैं। इसमें मेरा और आपका की बात नहीं है। जो सच बात है वो मैं बताता हूँ, वही बताऊंगा। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार सोनीपत से लोकसभा का चुनाव हारे थे, ऐसे ही चौधरी भजनलाल भी 1999 में करनाल से लोकसभा का चुनाव हारे थे। और हराने वाले नेता का नाम था ID स्वामी, भाजपा के नेता थे और वो OBC समुदाय यानी बैरागी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। हार जीत, यश अपयश समय समय की बात है, ऊपर वाले के हाथ में है। अब बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को दुख किस बात का है, वो भूपेंद्र हुड्डा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जबकि उनके दुख का कारण तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिताजी द्वारा खड़ा किया गया वोट बैंक उनसे छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी में वो गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को विधानसभा का टिकट दिया, विधानसभा वो हार गए। जब वो कांग्रेस में थे तो वो रोज मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर रात को सोते थे, लेकिन अब भाजपा में उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के पहले से ही बहुत सारे दावेदार हैं। और अगर उनको इस बात का दुख है कि 2004 में मेरे पिताजी के नाम पर जनादेश मिला था, CM हुड्डा क्यों बन गए, तो उनको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब
1991 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। राजीव गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो उस समय पर चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे, जोड़ जुगाड़ करके। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पीवी नरसिम्हा राव के साथ जुगाड़बाजी करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। इसके अलावा उन्होंने 1977 में बनी चौधरी देवीलाल की सरकार 1979 में गिराकर वो मुख्यमंत्री बने। 1982 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देवीलाल की थी, बहुमत था, लेकिन 1982 में वो जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री बने। तो जो दुख आपको है वही दुख उन लोगों को भी उतना ही होगा। तथा जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो एक बार उनके स्टेज पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ धक्का मुक्की हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा के कपड़े भी फाड़ दिए थे उनके समर्थकों ने। ये बात भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को पता होनी चाहिए। लेकिन भजनलाल ने हमेशा उनको अपने छोटे भाई की तरह माना, कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। अब मैं आपको सारी बातें, जिन भाइयों को परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है मेरे कल के वीडियो से, वो सारी बातें आपको एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूँ। अब मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं हर एक बात तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करता हूँ। मेरी बात कहीं से भी झूठी नहीं होगी, और अगर झूठी हो तो अब मेरी बात को झूठी साबित करो। बात शुरू होती है 1975 में, जब देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, तो सारा विपक्ष जेल में था। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे बाबू जगजीवन राम, दलित नेता थे, बिहार से ताल्लुक रखते थे, आप सब उनको जानते होंगे। इंदिरा गांधी की सरकार में वो रक्षा मंत्री थे। 1977 में जब इमरजेंसी हटी, एक नई पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। ये बात जिन लोगों को नहीं पता है, जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, उनको मैं आज बता देता हूँ। उस पार्टी में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, इसके अलावा और भी चंद्रशेखर वगैरह बहुत सारे समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे। और उसी पार्टी में बाबू जगजीवन राम ने, जिन्होंने 1977 में जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और उनकी पार्टी में, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में, भजनलाल भी शामिल हो गए। कांग्रेस को छोड़ा और जगजीवन राम की पार्टी में शामिल हो गए। फिर उस कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का विलय हो गया जनता पार्टी में। तो तकनीकी रूप से भजनलाल भी 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के मेंबर हो गए, जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, विधायक बने। और उस चुनाव में जनता पार्टी को 90 में से 75 सीटें मिली थी। और उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल 1977 में मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में चौधरी भजनलाल मंत्री थे। अब हुआ ये कि जो केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, वो लड़ झगड़ के 1979 आते आते सरकार गिर गई। और वहाँ पर तकरीबन 79-80 में इंदिरा गांधी दोबारा केंद्र में प्रधानमंत्री बन गई। तो भजनलाल जाकर इंदिरा गांधी से मिले और उनको ये बोला कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं देवीलाल की सरकार को तोड़कर कांग्रेस में आना चाहता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने उनको इजाज़त दे दी और वो देवीलाल के विधायकों को तोड़कर पूरी सरकार को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये था उनका राजनीति के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनना, राजनीति में उनका डेब्यू। तो वो 1979 से 1982 तक मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि 1977 में विधानसभा बनी थी, उसका कार्यकाल था 1982। 1982 में फिर से चुनाव हुआ विधानसभा का। उस चुनाव के अंदर ताऊ देवीलाल की जो पार्टी थी लोकदल, उस लोकदल को 36 सीटें मिली। उसमें बीजेपी भी शामिल थी। 31 सीट ताऊ की थी, 5 सीटें बीजेपी की थी। और उनका चुनाव से पहले का गठबंधन था, इसलिए उस गठबंधन को 36 सीटें मिली और कांग्रेस को 35 सीटें मिली। इसके अलावा कोई छोटे दल भी थे, कुछ निर्दलीय भी थे। उन्होंने ताऊ देवीलाल को अपना समर्थन का पत्र दे दिया। ताऊ देवीलाल के पास 50 विधायकों का समर्थन था। वो 50 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर गवर्नर जीडी तपासे के पास गए। गवर्नर साहब ने उनको अगले दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुला लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने, गवर्नर था जो गणपत राव देवराव तपासे, उसको फ़ोन करके बोला कि आप भजनलाल को शपथ दिलाइए। और अगले दिन गवर्नर ने भजनलाल को शपथ दिलाई। उसके बाद ताऊ देवीलाल वहाँ पर गए, गवर्नर से उनकी बहस हुई और ताऊ देवीलाल ने गवर्नर पर हाथ छोड़ दिया था। ये बात सबको पता है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ही बने।
82 से लेकर 87 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 87 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर ताऊ देवीलाल की पार्टी को 90 में से 85 सीटें मिली और कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई। अब आप मेरी बात को झुठलाइए कि जो व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री बना 1979 में और 82 तक रहा, उसको 35 सीट मिली, यानी बहुमत से 11 सीट कम। दोबारा जब वो मुख्यमंत्री बना तो उसको केवल 5 सीटें मिली। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री कब बना? 1991 में। 1991 में हुआ ये कि चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी बना ली थी, हरियाणा विकास पार्टी, और कांग्रेस ने अपना नेता मान लिया था। राजीव गांधी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। चुनाव प्रचार में राजीव गांधी हरियाणा में कह के भी आए थे कि अब आपका मुख्यमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह होगा, और वो जनादेश भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम पर ही मिला था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या होने की वजह से बाजी पलट गई। भजन लाल ने जोड़ तोड़ करके पीवी नरसिम्हा राव से जोड़ तोड़ करके वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, और 1991 से 1996 तक वो मुख्यमंत्री रहे। और जब 1996 का विधानसभा का चुनाव हुआ, बंसीलाल की सरकार आई, हरियाणा विकास पार्टी की, और कांग्रेस को केवल और केवल 9 सीटें मिली थी, और उस चुनाव में चौटाला की पार्टी को 24 सीटें मिली थी। तो ये हुआ उनका 3 बार जब वो सत्ता में रहे, उसके बाद जो चुनाव हुआ, तो ये था उनका स्ट्राइक रेट, उनका परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं, जिस भाई ने कमेंट किया कि आपने 2004 का जिक्र नहीं किया जब चौधरी भजनलाल ने 90 में से पता नहीं 64 या 67 सीटें जीती थी, तो उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ये बात हुई थी 2000 से 2004 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही। उस सरकार के खिलाफ जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। उस समय विपक्ष में कांग्रेस ही थी, बीजेपी का उस टाइम तक कोई वजूद नहीं था, और उस नाराज़गी का कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। उसको जितनी सीटें आप बता रहे हो 62 या 67 इतनी सीटें मिली थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना कि विधि की विडंबना और भाग्य का चक्र घूम फिर कर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। जो कुछ चौधरी भजनलाल ने वीरेंद्र सिंह के और देवीलाल के साथ किया था, वही उनके भी साथ हुआ। 67 सीटें उनके नेतृत्व में जीती, लेकिन मुख्यमंत्री बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब मैं उस भाई से पलट कर एक सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने ये जो बात कही कि आपने ये बात छुपा ली, ये बात मैंने छुपाई नहीं है, बता रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि 2004 में जब चौधरी भजनलाल ने 67 सीटें जीती और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उसके 5 साल बाद 2009 में उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। 2009 के चुनाव में जब वो जिंदा थे, उनके जिंदा रहते उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली। तो 5 साल पहले जिसको 67 सीटें मिली थी कांग्रेस के बैनर के नीचे, 5 साल बाद वो हरियाणा जनहित कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़े, उनको 6 ही सीटें मिली, 61 सीटें क्यों घट गई? इस सवाल का जवाब भी उस भाई को देना चाहिए। उसके बाद चौधरी भजनलाल का देहांत हो गया। 2014 में कुलदीप बिश्नोई ने फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा और उनकी 2 ही सीटें रह गई 6 से घट के। खुद वो पति पत्नी ही चुनाव जीते, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। अच्छी बात है, अपने पुराने घर में लौटना कोई खराब बात नहीं है। कांग्रेस ने उनको मान दिया, सम्मान दिया। कांग्रेस ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार से लोकसभा का टिकट भी दिया। 2019 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से जो बीजेपी ने टिकट दिया ब्रजेंद्र सिंह को, वीरेंद्र सिंह के लड़के को, जो कि आईएएस थे। आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हराया और भव्य बिश्नोई तीसरे स्थान पर रहे। 2024 आते आते बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई का लोकसभा का टिकट काट दिया, उनके बेटे को विधानसभा का टिकट दिया, वो भी चुनाव हार गए। इसलिए मैं कहता हूँ आज कुलदीप बिश्नोई के पास भाजपा में कुछ नहीं है और उनकी इस परेशानी का कारण भाजपा ही है और कोई नहीं है। उनको भाजपा में जाने से कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट के आ जाना चाहिए, बजाय हुड्डा पिता पुत्र को कोसने के। उनको जो उनकी असली परेशानी की वजह भाजपा, उस भाजपा को कोसना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो कभी ना कभी हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाएं, लेकिन बीजेपी में उनका कुछ भी भविष्य अब नहीं बचा है। इसी के साथ
मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाई।